Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to continue our chapter 5th of economics, that is supply. इसका मैंने शुरू का चैप्टर आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आज हम सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। First topic is law of supply. The law of supply states that there is a direct relationship between price of a commodity and quantity supplied. Law of supply ये बताता है कि जो हमारा प्राइस है कमोडिटी का और जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसकी, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए। जब प्राइस राइज होता है तो जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाता है, और जब प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई वो भी कम हो जाता है। ठीक है, अब अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई क्या होते हैं? अजम्पशंस ये हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन अनचेंज, मतलब जो दूसरे गुड्स हैं जैसे कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, वो जैसे कि टी और कॉफ़ी है, यदि एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा तो उससे दूसरे के भी सप्लाई में फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए दूसरी जो अदर गुड्स हैं उसका भी प्राइस जो है वो अनचेंज रहना चाहिए। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब कि जैसे कोई न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है, कोई ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है, या किसी के पास ज़्यादा लेबर है किसी के पास कम है, तो वो सारी चीज़ें सेम रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। फिर प्राइस ऑफ इनपुट्स रिमेन अनचेंज, मतलब जो इनपुट्स जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाएं, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज, हमने 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, तो वो सारे भी अनचेंज रहने चाहिए, मतलब जितने स्टार्टिंग में थे आपके उतने ही आपके टारगेट के एंड होने तक भी होने चाहिए। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिमेन अनचेंज, मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपनी जो भी कमोडिटी उसको सप्लाई करने का कंफर्म किया, पर जब आपने सप्लाई भी नहीं कर पाए और तभी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई कि आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो आपका सप्लाई है वो कम हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट पॉलिसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ इज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म्स रिमेन अनचेंज, मतलब जो भी टारगेट है, जो भी सेट करके चल रही है कंपनी, जो भी इसका एम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी अनचेंज रहना चाहिए। देन कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण है जिस कारण लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल है। फर्स्ट इज प्रॉफिट फैक्टर। प्रॉफिट फैक्टर क्या होता है? व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इट गिव्स राइज टू प्रॉफिट। जब हमारे किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। दिस इज वाई प्रोड्यूसर इंक्रीज सप्लाई व्हेन देयर इज राइज इन प्राइस। जब प्राइस बढ़ा रहता है तभी क्या होते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते हैं। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स सप्लाई ऑल्सो डिक्रीजेज, और जब प्राइस फॉल हो जाता है तो सप्लाई है वो भी डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि यदि प्राइस कम हो जाएगा तो प्रॉफिट मार्जिन जो बचेगा वो भी कम रहेगा, तो इसीलिए सप्लाई भी कम कर देते हैं जो भी फर्म्स रहती हैं। फिर सेकंड इज चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। अब नंबर ऑफ फर्म्स के चेंज होने से भी फर्क पड़ेगा। इंक्रीज इन प्राइस अट्रैक्ट्स न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट, दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए कि जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया किसी भी कमोडिटी का, तो जो नए नई फर्म्स हैं, नए नए प्रोड्यूसर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, और यदि सप्लाई बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो सप्लाई बढ़ जाएगा तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी वही कमोडिटी हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, एज सप्लाई इंक्रीजेस इट इवेंचुअली लीड्स टू फॉल इन प्राइस, तो प्राइस कम हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो नए बायर्स आए थे या जो पुराने बायर्स हैं वो क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट ले लेंगे, तो जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नए बायर्स या नए जो भी हमारे फर्म्स हैं उनके आने से या जाने से, एंट्री से या एग्जिट से भी हमारे जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ता है। थर्ड इज चेंज इन स्टॉक, मतलब स्टॉक के चेंज होने से। इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, यदि कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है द सेलर टेंड्स टू सप्लाई मोर, जो सेलर है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करेगा। ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर दे विल ट्राई टू इंक्रीज देयर स्टॉक। अब क्या होगा कि उसको लगेगा कि फ्यूचर में हमारा प्राइस और बढ़ेगा, मतलब इस कमोडिटी का प्राइस और बढ़ेगा, वो ऐसा एक्सपेक्ट करेगा, तो उससे क्या होगा, जो स्टॉक है वो इंक्रीज करेगा। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज सप्लाई, इससे क्या होगा, सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड व्हेन द प्राइस फॉल्स, और जब प्राइस फॉल हो जाएगा तो जो सेलर है वो सप्लाई को कम कर देगा, और इससे क्या होगा कि जो स्टॉक है उसमें भी लेस क्वांटिटी, स्टॉक से लेस क्वांटिटी को वो सप्लाई करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। अब एक्सेप्शंस क्या हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे केसेस हैं कि जो कि मतलब जो इसके लॉ ऑफ सप्लाई के अंडर नहीं आते, इन सारी चीज़ों में लॉ ऑफ सप्लाई वर्क नहीं करता है। जैसे कि पेरिशेबल कमोडिटीज़। पेरिशेबल कमोडिटीज़ मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स रहते हैं या कुछ वेजिटेबल्स जैसे कि टोमेटोज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें चाहे प्राइस बढ़ा हो चाहे कम हो, लोगों को यदि लेना तो ले ही लेंगे, क्योंकि उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। उससे क्या होगा, स्टोर करके रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। सेकंड इज़ बैकवर्ड कंट्रीज़। बैकवर्ड कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए अब बैकवर्ड कंट्रीज़ में क्या है, लोगों के पास इकोनॉमी इतनी लो होती है उनकी कि उनकी पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो होती है। तो प्राइस के फ़र्क नहीं पड़ता उनको, या सप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना भी आपके पास, जितने भी आपको ज़रूरत आएगी आप सिर्फ उतना ही लेंगे। ठीक है। फिर थर्ड इज़ रेयर कमोडिटीज़। रेयर कमोडिटीज़ मतलब कुछ ऐसे अलग कमोडिटीज़ रहती हैं, जैसे कि ज्वेलरीज या फिर जो स्टोन्स, प्रीशियस स्टोन्स रहते हैं या लग्जूरियस आइटम्स रहते हैं, इनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्राइस से या सप्लाई से। ठीक है। फिर फोर्थ इज सम एग्रीकल्चरल गुड्स। कुछ एग्रीकल्चरल गुड्स जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया या पल्सेस हो गई, तो ये क्या है, आपकी नेसेसरीज़ हैं, तो आप उसे लेंगे ही लेंगे, तो उसके प्राइस बढ़ने से या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिफ्थ इज़ फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन प्राइस। यदि आपको ऐसा है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज होने वाला है और अभी तो बढ़ा हुआ है पर और बढ़ने वाला है, तो अभी आप क्या करेंगे, अभी आप सप्लाई नहीं करेंगी कि जब प्राइस बढ़ेगा तब मैं सप्लाई करूँगा, तो उससे भी जो सप्लाई है उसमें फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट इज सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व कैसा होता है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग बिकॉज इट इंडिकेट्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई में कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, तो इसीलिए जो सप्लाई कर्व है वो क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन या डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है। सेकंड इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव। जो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व है पॉजिटिव है क्योंकि वो अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन प्राइस मतलब जितना भी प्राइस में चेंज आया और जितना भी आपने क्वांटिटी चेंज की है, मतलब जितना भी आपने सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज किया है उसको आप डिवाइड कर देंगे तो आपको स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व मिल जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज हमने डिफरेंस देखा है मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। यदि आपको ये अलग अलग टॉपिक भी आता है तो आप यदि डिफरेंस पढ़ लेंगे तो आपको अलग अलग टॉपिक भी लिखते बन जाएगा, और यदि डिफरेंस आता है तो वो भी बन जाएगा। तो इससे आपके 3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड। इसको हम क्या कहते हैं, चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड भी कहते हैं। और इट इज़ ऑल्सो नोन एज चेंज इन सप्लाई, और शिफ्ट इन सप्लाई कर्व को क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई। जैसे कि आपने पढ़ा होगा डिमांड वाले चैप्टर में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड, वैसे यहाँ पे चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाइड और चेंज इन सप्लाई। Second point is when quantity supplied of a commodity changes due to change in price of a commodity itself, it leads to movement along supply curve. अब देखिए यदि क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होती है सिर्फ प्राइस के चेंज से, मतलब जिस भी कमोडिटी का क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रही है उसी के प्राइस चेंज होने से यदि उसमें फ़र्क आ रहा है सप्लाई में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व। एंड व्हेन सप्लाई फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस को छोड़ के जो बाकी फैक्टर्स हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे फैक्टर्स बताए हैं, तो जो प्राइस है उसको छोड़ के जो हमारे बाकी फैक्टर्स हैं वो यदि चेंज होते हैं, उनके चेंज होने से यदि सप्लाई में फ़र्क आता है तो उसे हम कहेंगे शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ व्हेन सप्लाई राइजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यदि सप्लाई बढ़ता है प्राइस के चेंज होने से तो इट इज़ नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, यदि सप्लाई बढ़ता है। ठीक है। और व्हेन सप्लाई राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, यदि सप्लाई बढ़ता है अदर फैक्टर्स मतलब प्राइस को छोड़ के बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं उनके चेंज होने से, तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है। फिर फोर्थ इज व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। यदि सप्लाई फॉल होता है तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब देखिए इंक्रीज होता है तो क्या कहेंगे, एक्सपेंशन, और यदि डिक्रीज होता है तो क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और जब सप्लाई फॉल होता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स के चेंज होने से, तो उसे हम कहेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। यदि राइस होता है तो इंक्रीज इन सप्लाई, फॉल होता है तो डिक्रीज इन सप्लाई। अब जो एक्सपेंशन है उससे क्या होता है, एक्सपेंशन लीड्स टू अपवर्ड मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, मतलब जो डिमांड कर्व है वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है।
और इंक्रीज लीड्स टू राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, मतलब राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा पूरा, ठीक है, मूव बस नहीं करेगा, पूरा शिफ्ट हो जाएगा। और सिक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर। अब देखिए एक्सपेंशन में क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। और डिक्रीज लीड्स टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर, और डिक्रीज से क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज से हो रहा था राइटवर्ड शिफ्ट और डिक्रीज से होगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस भी होता है। अब हम देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने डिमांड वाले चैप्टर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ा था, तो ये हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब इसमें क्या है, इट इज़ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मतलब प्राइस के चेंज होने से, किसी भी कमोडिटी के प्राइस के चेंज होने से जो उसका सप्लाई है उसमें कितना चेंज आता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब कितना इलास्टिक है वो, इलास्टिक जो होता है ना, चेंज होना होता है इलास्टिक, तो उसको हम कहते हैं। इट कैन बी मेजर्ड विद द फॉलोइंग मेथड्स। इसके 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम पहले परसेंटेज, मतलब जितना भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हुआ है और जितना भी प्राइस चेंज हुआ है उसका हम परसेंटेज निकाल के वो रख देंगे, तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनेट मेथड क्या है, यदि हमारे पास परसेंटेज दिया तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, पर हमारे पास परसेंटेज नहीं दिया है तो हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड है। उससे क्या करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू ट्राइंगल क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन ट्राइंगल पी। तो इससे का क्या मतलब हुआ, क्यू का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, मतलब पहले जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी सप्लाई की, और ट्राइंगल क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, मतलब कितना चेंज आया है सप्लाई में। फिर पी मतलब इनिशियल प्राइस, मतलब प्राइस पहले कितना था, और ट्राइंगल पी मतलब चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस में कितना चेंज आया है, ठीक है। फिर देयर आर 5 डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 5 डिग्रीज होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो ऐसे दी हुई है हमारे पास। फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, व्हेन प्राइस फॉर अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल बट अ क्वांटिटी सप्लाइड इज फ्रिक्वेंटली चेंजिंग, द आंसर डिराइव्ड इन सच केस विल बी इनफिनाइट। ठीक है, जब प्राइस कमोडिटी का बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज करती जाती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, प्राइस जो है वो 0 है, और जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 20 से चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। तो उससे हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, क्योंकि वो तो डिवाइड ही नहीं होता, एरर आता है। तो दिस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। तो इससे सप्लाई कर्व है वो कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। फिर सेकंड इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक नहीं आएगा यहाँ पे, परफेक्टली इन इलास्टिक आएगा, ठीक है। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई आएगा व्हेन द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज एट ऑल इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। यदि सप्लाई ऑफ कमोडिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, मतलब सप्लाई बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है और प्राइस चेंज हो रहा है, तो इससे हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, कि सप्लाई ऑफ कमोडिटी कितना है, 0 है, और जो चेंज इन प्राइस है वो 20 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा, इसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। हियर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इज हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई क्या होता है, व्हेन द चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोपोर्शनेटली हायर देन द चेंज इन इट्स प्राइस। मतलब जितना भी सप्लाई है वो ज़्यादा परसेंटेज से चेंज हो रहा है और जो हमारा प्राइस है वो कम परसेंटेज से चेंज हो रहा है। इस केस में क्या होगा, जो आंसर आएगा हमारा वो मोर देन 1 होगा। दिस इज़ नोन एज हाईली इलास्टिक सप्लाई। इसे हम क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिक सप्लाई। द सप्लाई कर्व इंटरसेप्ट्स ऑन वाई एक्सिस। जो सप्लाई कर्व है वो कहाँ इंटरसेप्ट होगा, वाई एक्सिस पे, और द सप्लाई कर्व इज मोर टूवर्ड्स द वाई एक्सिस। और जो सप्लाई, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस की तरफ ज़्यादा होगा, तो इससे क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। फोर्थ इज लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई क्या आता है, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज लेस देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जब जो हमारा प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई है वो कम है और जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस है वो ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारा जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा, मतलब 1 से कम आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, लेस इलास्टिक सप्लाई। तो जो हमारा सप्लाई कर्व है वो इंटरसेप्ट होगा ऑन
एक्स एक्सिस, या हम ये कह सकते हैं मोर टुवर्ड एक्स एक्सिस रहेगा, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो इधर क्या होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा लेस देन 1 होगा। फिफ्थ इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, when the proportionate change in supply is just equal to the proportionate change in price। यदि proportionate change in supply है वो भी 20% है और जो proportionate change in price है वो भी 20% है, तो उसको हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर इक्वल टू 1 आएगा। तो दिस इज नोन एज यूनिटरी इलास्टिक। देखिए यूनिट आ रहा है, यूनिट मतलब 1 होता है, तो इसे हम क्या कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहेंगे। द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो 1 होगा। अब यहाँ पे हमारा ये 5th चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम कुछ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के ऊपर भी शॉर्ट्स बनाते हैं, तो प्लीज़ उसे देखिएगा और उसे लाइक करिएगा। यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं उस पर पढ़ाऊँ आपको, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।